नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं जम्मू की, तो ऐसी कल्पना होती होगी कि ये वुकलाओं का एक ग्रुप होगा और वुकलाओं के लिए ही काम करता होगा। लेकिन आपको बताते चले, बार एसोसिएशन एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जिसने जम्मू के साथ हो रहे वक्तन वक्तन पक्षपात को लेकर के आवाज उठाई है और मुकाम तक पहुंचाया है। हर एक आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया है। बार एसोसिएशन के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाकी भी है, लेकिन बार का एक अहम रोल है। हमें याद है 1986 में जब सरकार ने एक षड्यंत्र रचा था, एक ऐसा षड्यंत्र कि सचिवालय सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में रहेगा, तब बार ने 90 दिनों तक लगातार आंदोलन किया था और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इतना ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे, अगर भूमि आंदोलन की बात करें, श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन, तो उसमें भी बार का एक अहम रोल रहा है। एम्स की बात करें, आईआईटी की बात करके जिसको वापस यहां पर रखना लाया गया, उसमें भी बार का एक ऐसा रोल रहा है जो अविस्मरणीय है, जिसको कतई भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बार की इलेक्शन आने वाली है, तो हमने सोचा कि बार की एसोसिएशन, बार की इलेक्शंस को लेकर के चर्चा की जाए कि आखिर वुकलास की इस वक्त क्या समस्याएं हैं और बार क्या चाहता है, किस तरह का समाज चाहता है। क्योंकि बार सिर्फ और सिर्फ वकीलों की संस्था नहीं है, बार ने एक अपना इतिहास बनाया। इस पर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट एम.के. भारद्वाज जी हैं, फॉर्मर अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। हुनर गुप्ता जी हैं, आपका भी स्वागत है। सुजीत अंडोत्रा जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत एज यूजुअल भारद्वाज जी से करूँगा। भारद्वाज जी, आप एक प्रेशर ग्रुप हैं, वाकई में आपको प्रेशर ग्रुप माना जाता है, बार एसोसिएशन को एक प्रेशर ग्रुप माना जाता है कि कोई सरकार गलत करती है जम्मू खित्ते के साथ, तो बार हमेशा खड़ा होता है। जब आपके साथ गलत होता है तब आप क्या करते हैं? आपकी विशेष के अगेंस्ट रैक का वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है हाईकोर्ट, तब आपका दबाव कहां गया? विनोद जी, मेरा स्टैंड शुरू से ही बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रेजेंट प्लेस है यहाँ पे हाई कोर्ट और सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स लोकेटेड हैं, दैट इज़ एन आइडियल प्लेस, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे सारी कोर्ट्स रहनी चाहिए। वहाँ पे मैंने यहाँ तक सुझाव दिया है, उसके लिए हमने एक एजिटेशन भी की थी कि वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बने जिसमें सारे ट्रिब्यूनल्स वहाँ पे हों, रजिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे हो, ताकि वुकला साहिबान को डिफरेंट प्लेसेस पे आने जाने की ज़रूरत ना पड़े। ना ही जो हमारे मौकल हैं, हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, उनको कोई इनकन्वीनियंस हो। उस सारी चीज़ को लेकर के आज भी मेरा स्टैंड, मैं ज़ाती स्टैंड ये है कि कोर्ट प्रीमिसेस उसी जगह पर रहनी चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट लैंड है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स कितनी लैंड में बना होगा। ये जो प्रेजेंट हमारी लोकेशन है, यहाँ पे कम से कम 400-500 कनाल लैंड है। जहाँ पे 400-500 कनाल ज़मीन हो, वहाँ पे आप अच्छे ढंग से अगर इसकी लैंडस्केपिंग करें, अच्छे ढंग से इसको डेवलप करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जितना मर्जी आप बड़ा बना लीजिए, चाहे वो 40-50 बेंचेस हमारे हों, अगर आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अच्छे ढंग से वहाँ डेवलप हो सकती हैं। और उसके लिए बार एसोसिएशन का व्यू बाई एंड लार्ज यूनानिमस है। आपको शायद याद होगा कि जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी। जनरल हाउस में ये रिजॉल्व किया हुआ है कि जो हमारे प्रेजेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसी को, सारी कोर्ट्स को वही ही रहने देना चाहिए और एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो है उस जगह पे बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाइए। वुकला साहिबान जो है उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छा पानी पीने का होना चाहिए, अच्छी रोड्स हों अंदर। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से वुकला जो है उनकी जो सुविधाएं हैं, वेलफेयर है, वो मेंटेन किया जा सकता है। एडवोकेट अल्होत्रा, पानी की बात की, आज भी आपके हाई कोर्ट प्रीमिसेस या लोअर कोर्ट में पानी आप खरीद करके पीते हैं, स्वच्छ पानी तक आपको नहीं मिल रहा, एक प्रेशर ग्रुप होने के बावजूद। मैंने ये सवाल भारद्वाज जी से भी पूछा था कि एक प्रेशर ग्रुप है आप, और इतना प्रेशर ग्रुप होने के बावजूद भी सरकार या कोई फैसला लिया जाता है कि कोर्ट को शिफ्ट करना है। अभी आपको पानी तक, पार्किंग, पीछे पार्किंग, पीछे पानी, दोनों की समस्याएं हैं। देखिए,
मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि विडंबना की बात है जी कि बार एसोसिएशन, जैसे आपने हिस्ट्री रिपीट की, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। जी बार एसोसिएशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एसोसिएशन की तरफ नहीं, जी वो जम्मू के आम लोगों की तरफ हमेशा से रहा है। जी और उसी के साथ साथ जब हमने जम्मू की लड़ाई लड़ी है तो हमारी लड़ाई भी हमने हमेशा लड़ी है, आगे फ्रंट में बढ़ के लड़ी है, और कई सरकारों के साथ हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में। जी सरकार नहीं होने से जो दायरा था वो ब्यूरोक्रेसी के पास चला गया। ब्यूरोक्रेसी ने कैसे ये सरकार चलाई है ये आप जानते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हालात बने इस रियासत में, रियासत को तोड़ के यूटी किया, और लोगों की जो आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं, मैं तो ये मानता हूं कि वो दबी, उनको सही कॉर्नर में नहीं पहुंचाया गया। जी अब 10 साल के बाद सरकार बनी है, एक मेजॉरिटी सरकार बनी है, लोगों की तवक्को जो है वो बड़ी है। हमारे जम्मू से 2 मिनिस्टर जो आए हैं, हमारे चौधरी साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा नई सरकार को और उनके मंत्रियों को। जी हमारे यहाँ से एक मिनिस्टर और आए हैं, सतीश शर्मा जी आए हैं, जावेद राणा हैं, जावेद राणा आए हैं। जी तो सतीश शर्मा जी तो हमारी फैटर्निटी से काफी वक्तन वो रहे हैं, और उन्होंने लॉ ग्रेजुएट भी हैं, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जी। अब दूसरी बात आ गई कि इस आपने जो सवाल अब पूछा कि जो पानी पीने का जो वो आप खरीद के पीते हैं, कैंपर आते ही नहीं आते, खरीद के पीते हैं। ये विडंबना की बात है कि कोई सरकार ने जो पिछले जो थी उसको हमने बार बार, अगर आप चिट्ठियां बार एसोसिएशन की निकालें तो आपको पता चलेगा कि कई हजारों चिट्ठियां हमने इसी बात पे लिखी हुई हैं कि हमें जो है पानी दिया जाए, तो आज तक उस पानी की व्यवस्था नहीं बनी। अब हम तवक्को करते हैं कि नए जो मिनिस्टर हमारे बने हैं, क्योंकि हम भी सोसाइटी का पार्ट है और लोगों को जस्टिस दिलाते हैं, तो वो हमारे कोर्ट कम्प्लेक्स में आए और लोगों के साथ जो जुड़े मुद्दे हैं, जो लोग वहाँ लिटिगेंट आते हैं, उनको पानी की प्रॉब्लम है, बैठने की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जैसे बद्दा साहब ने कहा कि हमने एक रिजॉल्व किया था कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है कोर्ट कम्प्लेक्स में होनी चाहिए। हमने तो वकीलों के लिए तो ये रिजॉल्व नहीं किया था, हमने तो लोग जो दर दर भटक रहे हैं, जो कैट, आज भी मैं कहता हूं कैट प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग जो है वो केस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, जो लोगों को दुश्वारियां आज भी आ रही हैं। तो कहने की बात यह है कि जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय लोगों से दूर चला गया इस वक्त में। तो लोगों के घर तक जो न्याय पहुंचाना हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार की भी होनी चाहिए। और ये सरकार, मैं तवक्को रखता हूं कि ये सरकार जो है अब आगे बढ़कर जो है वकीलों की बात भी सुनेगी और लोगों की बात भी जो है सुनेगी। हुनर जी, मैंने आज शुरुआत की थी कि बार एसोसिएशन एक मामूली संस्था या संगठन नहीं है, एक बहुत बड़े आंदोलन आपने किए हैं। और क्या वजूहत है कि आपके हाथ से कुछ भी गवर्नमेंट ले जाती है। रजिस्ट्रेशन का काम आपके पास था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। फिर आप देखिए यूटी बनने के बाद कैट कहाँ पे फंक्शन कर रही है, रजिस्ट्री कहाँ पे हो रही हैं, ट्रिब्यूनल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्कैटर्स ही हो गई हैं। देखिए विनोद जी, आपने दो विषय को उठाए। पहले अंडोत्रा जी से पूछा बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर। जी, पानी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं 2002 में प्रैक्टिस में आया था। आई स्टिल रिमेंबर कि फरवरी 2002 में आया था। तब से लेके तो मुबारक मंडी में होता था कोर्ट कम्प्लेक्स, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ सारा कम्प्लेक्स यहाँ पे जानीपुर में। तब से मैं 2002 से अभी तक यही देखता हूँ, पानी की समस्या, बेसिक एमिनिटीज़ की समस्या। हम फिर उस विषय को लेके घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं कि हम अपने आप को एलाइट क्लास समझते हैं सोसाइटी की। एलाइट क्लास समझने के बावजूद भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक एमिनिटीज़। जी, रही बात अंडोत्रा जी ने बोला कैट की और दूसरी ट्रिब्यूनल्स एंड जो सेकेंडरी जो चीज़ें हैं, जो हमारे क्वासी जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैं या कोर्ट्स हैं जी, उनको मैं बरदौर साहब भी इसके ऊपर वो तवक्को रखेंगे कि हमारी मांग, हमारी बीइंग एन एसोसिएशन, हमारी हमेशा मांग यही रही है, ये सारे क्वासी जुडिशियल जो दायरे हैं वो एक ही कम्प्लेक्स में होने चाहिए, ताकि जो लिटिगेंट्स जो हमारे पास अप्रोच करते हैं, जब बार को अप्रोच करते हैं या कोर्ट्स में अप्रोच करते हैं, उनको एट वन प्लेस
सारी ये बेसिक एमिनिटीज, सारे कोर्ट्स, सारे ट्रिब्यूनल्स, हर फैसला कोर्ट का, और उनको दर बदर भटकना ना पड़े। लेकिन बात यहाँ रही रेवेन्यू कोर्ट्स की, आपने बात की कि रेवेन्यू कोर्ट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वो भरद्वाज साहब भी इसके ऊपर सहमत होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में ये सारा जो जाब्ता है, ये सारा जाब्ता एज पर जो पूरा जाब्ता जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है वैसे ही जाब्ता इन्होंने अपनाया है जी। रही बात, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि ये सारे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक ही कोर्ट कम्प्लेक्स में होना चाहिए जी, ताकि लिटिगेंट्स को सफर ना करना पड़े जी। और रही बात, जैसे अभी हमारे ये अंडोत्रा साहब कह रहे थे कि हमने बहुत सारे पत्र लिखे हैं पानी के बाबत, पत्र लिखे हैं, आप सेक्रेटरी रहे हैं बार के, पत्र लिखने के बाद क्या हमारा दायित्व नहीं बनता था एज ए यूनिट कि हम बेसिक एमिनिटीज के ऊपर फाइट करें? जी, बेसिक एमिनिटीज आज भी हम, आपने देखा होगा कोर्ट कम्प्लेक्स में अभी भी बुकला साहिबान डोम के नीचे एक अपना इंडिविजुअल टेबल लगा के बैठे हैं। गर्मियों में उनको पंखे नहीं हैं, सर्दियों में सर्दी से बचने का बचाव नहीं है क्योंकि पूरा वो जो डोम है कम्प्लेक्स है खुला है जी। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 20-22 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए, सेम जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अभी कोई भी चल रही है। बदलाव नहीं आया, अध्यक्ष बदले आपने अपनी चीज़ में। लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ 600 कनाल ज़मीन है मेरे हिसाब से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 600 कनाल ज़मीन है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पहले जानीपुर में शिफ्ट किया गया। डेफिनेटली जिनके पास असर रसूख होता है, पैसे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका चैम्बर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द ही बने। लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ खरीदी, एक 50 साल का प्लान लेकर के बुकला साहिबान ने वहाँ पे। अब तुरंत यानी अब रैका में जाने के लिए आपको बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, जुडिशरी को भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, मैंने शुरू में आपको एक बात कही, जो आपने कहा ना हमें कि बार एसोसिएशन एक प्रेशर ग्रुप है जी। एडमिटेडली हमारे पास फाइनेंसेस नहीं होते, एडमिटेडली हम सरकार पे डिपेंडेंट होते हैं, एडमिटेडली हमारी डिपेंडेंस रहती है हमारी अपनी इंस्टीट्यूशन पे। जो आपने बात कही, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, अगर इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए, जो बिगिनिंग में मैंने कहा कि आप हाई कोर्ट को जितना एक्सपैंड करना चाहते हो एक्सपैंड कर लीजिए, 50 बेंचेस जो हैं ये बड़े आराम से यहाँ अकोमोडेट किए जा सकते हैं जी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ा दिया जाए, अच्छे ढंग से डिज़ाइन करवाया जाए, आप कोई अच्छे डिज़ाइनर को बुलवाइए जिससे हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स अच्छे ढंग से डिज़ाइन हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जस्टिस पंकज मित्तल थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बार रूम में आकर के ओपनली एक दिन ये बात अनाउंस की कि मेरी गवर्नर साहब से, एलजी साहब से बात हो गई है, एलजी साहब ने मुझे कहा है आप जगह आइडेंटिफाई करिए और उस आइडेंटिफाइड प्लेस में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वहाँ पे ट्रिब्यूनल सभी आ जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम भी हम शिफ्ट कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात की, जो अभी ये सुजीत जी भी बात कर रहे थे कि पिछले 10 साल में हमारी स्टेट को एक इम्प्रेशन दे दिया गया है आम आदमी को कि शायद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आप हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारे कैंपस के अंदर घूम के देखिए, आपने खुद उधर से बोल दिया पानी, ये किसकी ड्यूटी है? देखिए ना, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दी गुड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी सिटीजन। हमें वकीलों को नहीं मिल रहा। वहाँ कितने मिनिमम 15-20 हज़ार लोग हमारे कैंपस में, हमारे कॉम्प्लेक्स में डेली आते हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स ही लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोई डेपुटेशन ले सकते हैं या फिर एजिटेशन करेंगे। उसके बाद तो एजिटेशन ही आएगी ना, जैसे आपने कहा प्रेशर हम बिल्डअप करते हैं, लेकिन अगर उस प्रेशर के बावजूद सारा कामकाज बंद करें तब भी पब्लिक रिएक्ट करती है। जी देखो बुकला साहिबान स्ट्राइकों पे चले गए, काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम हड़तालें करें तो तब जनरल पब्लिक भी उनको इनकन्वीनियंस होती है, अगर नहीं करें तो एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट रहती है। पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली जो आप बात कह रहे हो, आप कैंपस में आइए, आपको खुद फील होगा कि ड्रिंकिंग वाटर जो अच्छा क्लीन, नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट को ये प्रोवाइड करना चाहिए था। हमने इनको बोला था कि आप अच्छा एक प्लांट लगाइए कोर्ट प्रिमिसेस में, जिससे
कि ये नीट एंड क्लीन वाटर जो है ये मिल लोगों को भी, सके। हाँ, बुखला साहिबान को भी मिले और लिटिगेंट्स को भी मिले। लेकिन वो पता नहीं कौन से ठंडे बस्ते में, या तो कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी के पास पड़ा है या चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ा हुआ है। एक बार यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इस कोर्ट प्रीमिसेस में चाहिए। उसमें रजिस्ट्रार जनरल, मैं उन दिनों प्रेसिडेंट था, चीफ सेक्रेटरी थे, ये लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो हमारा प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स है इसको एक्सपेंड किया जाए और मिनिमम यहाँ पे 25 जजेस के बैठने का प्रोविजन बना दिया जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर करती है। हाई कोर्ट भी तो डिपेंडेंट है स्टेट पे। तो जो इन्होंने बात कही पिछले 10 साल में, आप खुद ही बताइए, एटलीस्ट हमारा जो कैंपस है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, वहीं की वहीं वो चीज़ें रह गई। जस्टिस पंकज मित्तल ने बार को ये बात बोली और उनके जो वर्ड्स हैं, दोज हैव नॉट बीन ऑनर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टिल डेट। अब खुद ही आप बताइए कि हमारा प्रेशर जो है उसको हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में और बढ़ाएं ताकि हमारी बातें जो हैं ये मानी जाएं और अदालतें जो हैं वो यहीं पे रहें। 600 कनाल की आपने बात कही, बिल्कुल, ये बार का रेजोल्यूशन है, बार ने इस रेजोल्यूशन को रीट्रेट किया है। जो ये प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, जो नई इलेक्शन होने जा रही है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, इनके सामने ये डिसाइड हो चुका है कि जो कोर्ट प्रिंसेस हैं यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे, रैका नहीं जाएंगे, इसी कैंपस में अदालतें काम करेंगे। चलिए दर्शकों को बताते चले कि मीनू पादा, एडवोकेट मीनू पादा हमारी पैनलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनू पादा जी, जब हम कल्पना करते हैं, हमने देखा है 1986 का भी आंदोलन देखा है जब दरबार में की बात थी, फिर 2008 लैंड रो, फिर एम्स कैसे आया 15 में, ये सब कुछ देखा है। जब हम आपकी ऐसे कल्पना करते हैं बहुत बड़ा सा आकार आपका नज़र आता है, और जब हम आपकी ग्रीवेंसेस देखते हैं, पीने का पानी नहीं है, जबरन कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, आपसे रजिस्ट्री छीन करके सरकार ने ले ली, क्या कहते हैं आप इसको? सर देखिए, जैसे कि सर रिस्पेक्टेड सर सीनियर हैं, उन्होंने बोला, बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है कि जब ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जगह है वहाँ पे अवेलेबल, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है हमें बात करनी पड़ रही है आज। दूसरी सर, जैसे बार एसोसिएशन की अभी इलेक्शन होने ही वाली है, इसमें मुझे लगता है कि पानी का, पीने का पानी, वॉशरूम, ये तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मुद्दे हैं ही हैं। बट इसके साथ साथ मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मुद्दा बीइंग अ वुमेन, मैंने जो रियलाइज़ किया दैट इज़ कि बार एसोसिएशन में ना कभी भी एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी रही है हमेशा से। रिसेंटली ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक PIL में सुनवाई की और वहाँ पे पाया गया कि टोटल जितने भी कंट्री में बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उसमें सिर्फ 4 ही बार एसोसिएशन ऐसी हैं जहाँ पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन या फिर कुछ एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन विमेन की जो है उस बार एसोसिएशन में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एक तबका है जो हमारे समाज का, वो मुझे लगता है पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रोफेशन में पीछे रह जाता है। वो मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए। अनोत्रा जी, आप सहमत हैं? देखिए, फीमेल की रिप्रेजेंटेशन एसोसिएशन में कम है, देखिए और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? ये बहुत बड़ा दायरा है। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है ये होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में सभी तबकों का साथ मिलकर चलना जी, वो बहुत ज़रूरी है समाज की तरक्की के लिए जी। अब समाज की तरक्की में फीमेल एडवोकेट्स पीछे ना रह जाएं, इस बात की चिंता हमें बार एसोसिएशन को करनी भी चाहिए, और एक बार हमने करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त शायद जनरल होस्ट ने इस बात को नहीं माना था। लेकिन मुझे लगता है अगर सही तरीके से इस चीज़ को रखा जाए और सही तरीके से हम इसको आगे लेके बढ़े तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहेगी। अदरवाइज हम ऐसा मानते हैं कि हमारी बेंच में आज बड़ी सारी फीमेल एडवोकेट्स हैं जो सीनियर डेजिग्नेशन पोस्ट पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म है। हमारी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिंधु मैम हमारी रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो, फिर बहुत सारी फीमेल एडवोकेट्स भी रही हैं रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन यहाँ तक एक्सक्लूसिव पोस्ट की बात है, वो हमने एक बार कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश करेंगे कि सभी लोग जो हैं एक साथ चलेंगे। मैं सिर्फ हुनर सर का एक जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा था कि जो पानी के लिए इन्होंने
हमने चिट्ठियाँ लिखी। मैं तो जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ बार एसोसिएशन का लास्ट टेन्योर में। जी। तो जब हम ऑफिस डेमिट कर रहे थे और लास्ट लेग पे थे, हमने इलेक्शन अनाउंस किए थे, तो हमने ये बड़ा विगलेसली चीफ जस्टिस साहब के साथ हमने ये मसले को उठाया था कि पानी पीने का नहीं, और उन्होंने बहुत ध्यान से ये बात को सुना था और जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको ये डायरेक्शन दी थी कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाओ। और ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स में भी बात गई, और एक जो था वाटर प्लांट जो हमें ये बताया गया वो सैंक्शन हुआ था। लेकिन नेचुरली वी हैव टू मीट द ऑफिस, नेक्स्ट बार टीम ने आना था, तो उनको हमने कम्युनिकेट कर दिया, तो वो लेकिन आज तक नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा एक प्लांट जो उस टाइम पे हमें इंप्रेशन दिया गया था कि ये हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट कभी लिख के भी देती है, जैसे भद्रा साहब ने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमने एक बड़ी जद्दोजहद लड़ी और जम्मू की जनता के मशकूर हैं हम। 29 अगस्त की वो दिन हमें आज भी याद है जब हमने जम्मू बंद की वो कॉल दी थी। जम्मू में यथास्थिति बन गई थी, पूरे जम्मू ने रोक के हमारा समर्थन किया था और ये एक आवाज में कहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है इसको चेंज होना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये ब्यूरोक्रेटिक रूल उस टाइम तक, अभी चंद दिनों तक पहले जो चल रहा था, उन्होंने इससे कोई सीख नहीं ली। जी देखिए होता क्या है, मैं कैटेगराइजेशन करूंगा ब्यूरोक्रेटिक रूल को और चुनी हुई सरकार को। चुनी हुई सरकार जो होती है वो लोगों के बीच में जाती है, लोगों की आशाओं को जो है वो पूरा करती है। ब्यूरोक्रेटिक ने अपने ऑफिस में बैठना है और शाही चलानी है, नहीं करना है तो नहीं करना है। चलिए ये बात मैं हुनर जी के पास जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूँ, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बार प्रेशर ग्रुप है, लेकिन प्रेशर आजकल खत्म होता जा रहा है। इस पर हम चर्चा करें क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो ज़रूरी है लाजमी इस पर चर्चा की जाए। भारद्वाज साहब ने कहा कि हमारे पास अपना रेवेन्यू नहीं होता है। पहले वकालतनामे पर साइन करने के लिए 30 रुपये मिला करते थे, सुना है आजकल वो भी खत्म। क्यों होना जी? बिल्कुल आपकी बात अपना रेवेन्यू होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी यही मानता हूँ कि बार के पास अपने फंड्स जनरेट करने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि बार को अपने दिन ब दिन जो दिनचर्या के जो खर्चे हैं वो भी निकालने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी पे भी निकालनी है, लोकल जो फंड्स हैं, लोकल जो ग्रांट, जो लोकल जो हमारी डिमांड्स है वकीलों की, किसी को रिलीफ चाहिए, कोई बीमार पड़ जाता है बुकला, किसी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, फंड्स चाहिए, तो बार के पास इतना फंड्स होना चाहिए। बाकी जितनी बार मैंने देखी जो स्टडी की हैं, बाकी वाली केरला बार होगी, अपनी महाराष्ट्र बार होगी, उन सब के पास एडिक्वेट फंड्स हैं, लेकिन हमारी बार के पास एडिक्वेट फंड नहीं है। इसके ऊपर एक चीज़ और विनोद जी आपकी जहन में लाना चाहता हूँ कि बार काउंसिल की यहाँ पे बड़ी एक पुरानी डिमांड रही है हमारी कि बार काउंसिल की पावर्स बार के पास आनी चाहिए। उसके ऊपर इलेक्शंस, इट इज़ हाई टाइम टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ बार काउंसिल, क्योंकि जब बार काउंसिल की पावर बार के पास आएगी, बुकला साहिबान के पास आएंगी, तो वो बुकला साहिबान के लिए और लिटिगेंट्स के लिए क्या बेहतर है उसको तय कर पाएंगे। जब तक पावर्स, अभी भी हमारी पावर्स हाई कोर्ट के पास है, बार काउंसिल ऑफ J&K की, तो वो पावर्स हमारे पास आनी चाहिए। एक चीज़ और, अभी तक एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, हमारी बार अभी तक हमने अपनी बार को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। ये भारद्वाज साहब भी इसको इस पे सहमति देंगे कि कहाँ रजिस्ट्रेशन? हम अपने आप को इलाइट क्लास समझते हैं, लोगों के हकों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम अभी तक अपनी बार को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं। जी। जब तक हम रजिस्टर नहीं करा पाएंगे तो हम कैसे डिमांड कर पाते हैं, कैसे हम अपने हक के लिए लड़ पाएंगे? जी मीनू जी, किस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? हमारे पास इतने रिनाउंड पर्सनालिटी, इतने बड़े बड़े वकील हैं, कम से कम वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, कई महीने की पर्ची वर्ची लगा दी जाए, क्योंकि जो यंग इनिशियल स्टेज जिनकी होती है, जो वकीला बार को ज्वाइन करते हैं या कोर्ट को ज्वाइन करते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतों का एक छोटा छोटा स्टाइपेंड दे सकती है बार, अगर चाहे तो ऐसा कोई प्रावधान निकाल सकती। क्यों नहीं?
बिल्कुल सर, आपने सही बोला। जैसे रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी डायरेक्ट किया है कि स्टाइपेंड जूनियर को एक प्रिस्क्राइब किया गया है। रूरल एरिया के जूनियर्स जो हैं, रूरल एरिया में जो वकालत करते हैं उनके लिए भी और अर्बन एरिया में भी। अनफॉर्चुनेटली बात ये है सर कि वकालत में जो है लिटिगेंट्स की भी कैपेसिटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मुझे लगता है JNK में, स्पेशली अगर मैं जम्मू की बात करूँगी, लिटिगेंट्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि दे कैन पे दैट मच। उस केसेस में, हर केसेस में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम देखें, ST कम्युनिटी है, SC कम्युनिटी है, ये है पहाड़ी पीपल हैं, दे आर नॉट दैट मच प्रिविलेज कि दे कैन गिव यू दैट मच मनी कि जिससे जो है इतना रेवेन्यू जनरेट हो सके कि बच्चों को 15, 20, 25 हज़ार रुपया जो है पर मंथ दिया जा सके। बट हाँ, एक मिनिमम जो मैं कहूँगी कि मिनिमम एक अमाउंट है वो जनरेट किया जा सकता है, एक अगर सिस्टमेटिक वे से चला जाए थ्रू द बार। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बीइंग आई डिडंट कंटेस्टेड फॉर एनी इलेक्शन, या मैं पार्ट नहीं रही हूँ बार का इस तरह से बीइंग एक्टिव मेंबर। बट मैं ये बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हैं आप ही के चैनल के माध्यम से। एक जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, दैट इज़ अ क्रैच फैसिलिटी सर। थोड़े दिन पहले मैं फैमिली कोर्ट में थी और लिटिगेंट्स वहाँ पे थे अपने बच्चों के साथ। नो डाउट वो बच्चों के साथ थे क्योंकि वहाँ पे कोर्ट ने उनको बुलाया था उनको फादर मदर से मिलवाने के लिए, आपस में कस्टडी रिगार्डिंग केस थे। अनफॉर्चुनेट ये बात है सर, कोर्ट का माहौल उनको देखना पड़ रहा है। अगर यही चीज़ अगर क्रच में होती, थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर मेरे साथ किसी वकील साहब ने शेयर किया और वो कह रहे हैं कि क्रच का मैंडेटरी बनाया गया है कि JNK के जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है वहाँ के कोर्ट में क्रच की फैसिलिटी है भी है। अनफॉर्चुनेटली ना हाई कोर्ट में क्रच की फैसिलिटी देखी गई, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जम्मू में। तो वो जब लिटिगेंट्स के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, देन आई थॉट कि अगर यहाँ पे क्रच होता तो इनको ये माहौल, क्योंकि वो एक बड़ी टेंडर एज होती है सर बच्चों की, अगर वो पुलिस वाले देख रहे हैं, वो डर रहे हैं, कोर्ट देख रहे हैं हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो थोड़ा एक बच्चों के फ्रेंडली माहौल जो है वो एक क्रच के थ्रू बनाया जा सकता है। जी भरद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक सीरियस इशू है कि कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। ये भी एक मेरे ख्याल में जो कोई इलेक्शन लड़ता है उनके मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे अपना जनरेट किया जाए और साथ ही साथ उस रेवेन्यू को यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए, मुझे लगता है। देखो विनोद जी, बेसिकली हर एक स्टेट में जो यहाँ बात चली ना बार काउंसिल की, जी। हर एक स्टेट में इलेक्टेड बार काउंसिल होती है। बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बार काउंसिल को फाइनेंसेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उसको भी फाइनेंस कर देती है, ताकि जिस जिस बार में पैसों की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से बार काउंसिल से वो पैसा बार एसोसिएशंस को पहुँच जाए। अब देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशन आपने चलानी है, एक तो तरीका आपने जो बोला कि आपको शायद ये आइडिया नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा कि मंथली जो हमारी वो है वो सब्सक्रिप्शन सबकी है। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए अमाउंट अच्छा हैवी है, कम नहीं है, ठीक है। और जो बाकी जो बिगनर्स हैं उनके लिए कम रखा हुआ है। हम भी समझते हैं कि इन पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, तो कई बार तो हम कोशिश करते थे 5 रुपये 10 रुपये ही हो जाए। एक तो ये तरीका है कि इसको सब्सक्रिप्शन को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। नंबर 2, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा सा अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट बार एसोसिएशंस के डिस्पोजल पे रखना चाहिए और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको मॉनिटर करते बजट में इसका प्रोविजन होना चाहिए। जी। देखिए, हमें अच्छी लाइब्रेरी चाहिए। बाहर में जो बुकला साहिबान अभी मैडम बात कर रही थी कि एक बच्चा जो है वो लॉ करता है और शुरू होता है बेचारा रामबान के ऊपर पहाड़ों से करके आ जाएगा, तो उसको तो यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी चाहिए, उसको बाहर में अच्छी बैठने की जगह भी चाहिए। हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है हर रोज़। जो इम्पॉर्टेंट इशू है ना, जिसको हम कंसिडर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, जब मैंने वकालत शुरू की थी तो 100 वकील थे, आज यहाँ पे 5000 के आसपास एडवोकेट्स हैं। तो अगर आप फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो लेडी जो हमारी मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छा बार रूम नहीं है, उनके लिए अच्छे वॉशरूम्स नहीं है। ये क्रच की बात कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो मैंडेटरी। देखिए, वो कानून में प्रावधान है कि बनने हैं यहाँ पे, लेकिन अब ये पैसा कौन देगा? फिर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हमारे जो यहाँ स्टाफ के लोग हैं इनको PILs फाइल करनी पड़ती है कि फलानी कोर्ट में रीडर नहीं है, फलानी कोर्ट में स्टेनो नहीं है, देन ए डायरेक्शन इज इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट कि आप पोस्टें दो हमें, हम एडवर्टाइज करें, सिलेक्शन हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी की, इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है जी। सेल्फ सफिशिएंट आप तभी बनाओगे, इनके पास पैसे होंगे, एसोसिएशन के पास पैसे होंगे, ये दिक्कतें जो छोटी मोटी हैं पानी पूनी की ये नहीं आएंगी। अपने आप हम अपनी मर्जी से अच्छी कैंटीन बना देंगे, अच्छी फैसिलिटी पानी की हो जाएगी, अच्छी प्लांटेशन अपने इलाके में। प्लांटेशन के लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी। जब मैं प्रेसिडेंट था मैं कहता था इतनी खुली जगह है तो डीएफओ साहब आइए, जनाब आज मैं फलाने ने बुलाया था, आज तो मैं अवेलेबल नहीं है, मैं अगली तारीख को आऊँगा। ये चीज़ें जो हैं ये बाढ़ के डिस्पोजल पे होनी चाहिए, हाई कोर्ट के डिस्पोजल पे होनी चाहिए। चलिए चलिए, इस वक्त हम आपको सीधे पुंछ में लिए चलते हैं। वहाँ पे हमारे साथ सनी शर्मा जुड़ चुके हैं। सनी, बार एसोसिएशन जम्मू हाई कोर्ट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ इस तरह की समस्या रहती है और इनका भी रोल रहता है, क्या कहेंगे? सनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी सनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं चाहता था कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल एलओसी के साथ जुड़ी हुई है वहाँ पर कोर्ट्स की क्या हालत है उस पर मैं दिखाना चाहता था, चर्चा करना चाहता था। लेकिन नोहत्रा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सारी कोर्ट स्केटर्ड हैं और आपके बिना पूछे, यानी आप तो स्टेक होल्डर्स हैं, आपसे बिना पूछे हाई कोर्ट को रैका में शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्या लगता है आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इस बात पे जोर दूंगा, जैसे वर्धा साहब ने भी कहा और हमने अपने टेन्यूर से पहले ही हमारे पास एक रेजोल्यूशन पास होके आया जनरल हाउस का, जो हमारी पिछली टीम थी जी, उस टीम की क़यादत में एक रेजोल्यूशन आया कि ये शिफ्टिंग जो है रायका में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रायका में शिफ्टिंग करने से वकीलों को परेशानी की बात नहीं है। मैं पहले ही कहता हूँ कि जो भी मल्टी स्टोरी का इशू हो या कोई भी इशू हो, वकीलों की सफरिंग इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट। पहले ये है कि कोर्टें जो खोली जाती हैं, जो कोर्टें खुली हैं वो किसके लिए खुली हैं? कोर्टें खोली जाती हैं आम लिटिगेंट के लिए कि वो कोर्ट में आए, उसको जो है न्याय मिल सके। जब न्याय उसको, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उसके दरवाजे तक न्याय पहुंचाना हमारी व्यवस्था का काम है, सरकारों का काम है, कोर्टों का काम है। अब रायका जैसी जगह को एक चिन्हित किया गया और वहाँ पे जब शिफ्टिंग की बात की गई तो हमारी बार एसोसिएशन ने कहा, और इसका एक रेजोल्यूशन हमारे जनरल हाउस में हुआ कि वहाँ हम नहीं जाना चाहते। आप यहीं पे सफिशिएंट जमीन है 700-800 कनाल, उसको आप डेवलप करिए। और जैसे प्रपोजल पहले चल रहा था, क्योंकि ये प्रपोजल बहुत देर से चल रहा था कि इसी को हम एक्सपैंड करके एक बड़ी सी अदालत बना के यहाँ से 40-50 बड़ा कम्प्लेक्स बना करके, इस बात पे विनोद जी कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी भी वकील की दो राय नहीं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनना चाहिए, ये हमारा रेजोल्यूशन कहता है बार एसोसिएशन का। आपको रोकूंगा पूछ से एक मरतबा फिर हमारे साथ संपर्क में आ चुके हैं सनी शर्मा। सनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सनी, आप देखिए, एक लास्ट मैंने पुंछ बिल्कुल सटा हुआ है एलओसी के साथ, वहाँ के कोर्ट के क्या हालात हैं और ये वकला साहिबान की क्या क्या समस्या है, ये इनसे पूछिए जरा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय संजय जी रैना साहब हैं, इनसे ही सीधी बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की आपकी डिमांड है, क्योंकि जम्मू के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, बार एसोसिएशन की क्या डिमांड है? देखिए, पुंछ की जो डिमांड्स हैं, पुंछ बार एसोसिएशन की कुछ अलग सिलसिला है। जम्मू में बहुत बड़ी बार एसोसिएशन है, वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एडवोकेट्स हैं और वहाँ पर जम्मू क्योंकि राजधानी भी है तो वहाँ की डिमांड्स तो मीट आउट हो जाती है। लेकिन जहाँ तक पुंछ का तल्लक है, पुंछ पसमानदा इलाका है, पुंछ सीधा बॉर्डर के साथ सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पर तो देखें सबसे ज्यादा है कि हमारी बार एसोसिएशन में जब मैंने ज्वाइन किया था हम 20 से 25 वकील थे, अब 100 से ज्यादा वकील हो गए हैं, नए लोग काफी आ गए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर पेइंग कैपेसिटी काफी कम है क्लाइंट्स की, तो इसलिए हमारे जितने भी न्यू एंटरेंट हैं प्रोफेशन में, यदि उनको अगर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से, तो मेरा ख्याल वो प्रोफेशन से मायूस होकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे।
और वकीलों की हालत इस हद तक खराब हो जाती है क्योंकि पीछे कोई बैकअप नहीं है। और अगर कोर्ट में उनको काम, नए आदमी को कोई काम नहीं, 10 साल लगते हैं कम से कम स्टैंडिंग बनाने के लिए, नए आदमी के पास कोई काम नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश होगी प्रेजेंट सरकार को या हमारे जम्मू बार एसोसिएशन, क्योंकि पेरेंट बार जो है हमारी वो जम्मू की है, प्रोविंशियल बार है, कि हमारे इशू को भी लिया जाए कि जो न्यू कमर्स है, न्यू एंटरेंट है, उनको फायर करने के लिए, इस प्रोफेशन में टिकने के लिए उनको कोई सहायता दी जाए, जैसे कि बाकियों को, जैसे कहते हैं सरकारें कहती हैं जी हम अनइम्प्लॉयड यूथ को बता देंगे ये। दूसरी बात ये है कि जैसे लाइब्रेरी का मसला है, क्योंकि यहाँ पर जो अफोर्डिंग एबिलिटी जो बहुत कम है एडवोकेट्स की, तो अगर यहाँ पर एक हमने काफी कोशिश की थी, यहाँ लाइब्रेरी बनाई थी, काफी हद तक बनाई थी, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर, कोर्ट की बिल्डिंग, जहाँ पर हमने एक गवर्नमेंट से लड़ झगड़ कर हमने यहाँ पर लिया हुआ एक ऑडिटोरियम है जिसमें कुछ कमरे, लाइब्रेरी का भी है, अभी तक वो तैयार नहीं हुई है, उसके लिए फंडिंग जो है वो चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसके लिए फंड्स दिए जाएं ताकि उस बिल्डिंग को पिछले 2-3 साल से वो इसी तरह पड़ी हुई है। तीसरी बात यह है कि एडवोकेट्स के यहाँ पर देखें, हमारी वुमेन एडवोकेट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बच्चे कहाँ रखें वो, या यदि कोई क्रच होता तो वो बच्चे, लेडीज जो अपने बच्चों को वहां रख सकती थी ताकि कम से कम वो खुद भी उनको देख सकती थी और बच्चे उनकी सुपरविजन में रहते नहीं है। उसके अलावा देखें लेबोरेटरी सिस्टम देखें, वॉशरूम्स, ये वो, यहाँ पर इस कदर जो है बाहर से क्लाइंट्स आते हैं, उनके यूरिनल के लिए या वॉशरूम के लिए कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, इवन एडवोकेट्स के लिए भी नहीं है। उसके अलावा एडवोकेट्स के चेंबर का मसला आता है यहाँ पर, क्योंकि एक एडवोकेट के चेंबर में कम से कम 4-4, 5-5 वकील बैठे हुए हैं। सनी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं मीनू पादा जी के पास चलूंगा। मीनू, आप ये जो न्यू कमर्स होते हैं, कोर्ट में आते हैं, वाकई में उनके लिए दिक्कत होती है, उनको पहले शुरू में काम नहीं मिल पाता है। क्या इस इलेक्शन में कोई मैनिफेस्टो बने तो उनके लिए क्या आपके जहन में है कि उन न्यू कमर्स के लिए क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मेरी खुद की प्रैक्टिस अभी 5th ईयर एंटर किया है, तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उन लोगों से, उन बच्चों से जो दूसरे, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू आते हैं और सोचते हैं कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, उनका सबसे पहला मुद्दा होता है कि कोर्ट में हमने टिकने के लिए, सर्वाइवल के लिए, यहाँ पे हमें बेसिक एक नेसेसिटी की, स्कूटी में पेट्रोल पड़ जाए, इतना खर्चा, ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स करके, वहाँ लाखों की फीस दे के या अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ करके भी हमें एक बेसिक सर्वाइवल के लिए 3-4 साल भटकना पड़ता है। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीज ही नहीं करेगी पेमेंट, अगर वो एक नॉमिनल आपने भत्ता रखा है, वेजेस रखे हैं सबके लिए, तो अगर मतलब इन चीज़ों को, ठीक है अभी आया है कि रूरल के लिए बच्चों के लिए 15,000 फिर 25,000 का अमाउंट है, वो पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई देने वाला है। बट हाँ, एक बेसिक अमाउंट जो है बच्चों को रिलीज़ कराना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूंगी सर, शादी कर लेंगी, वकालत करके भी, डिग्री करके भी मैक्सिमम ड्रॉप कर देती हैं। पहला रीज़न होता है शादी कर लो, दूसरा होता है शादी के बाद, मेरी खुद की फ्रेंड है, वो कहती है कि उसके हस्बैंड जो है, उसके इन लॉज हैं, वो ये बोलते हैं कि तुम्हें जितने वहाँ से पैसे मिलेंगे उससे ज़्यादा हम दे देंगे, तुम घर बैठो। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द फैमिलीज़। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रोफेशनल डिग्री करने के बावजूद भी लोगों का जो नज़रिया है वकालत को लेके, या फिर जो अच्छे, मतलब एक रिच फैमिली से, प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, वो बच्चे टिक ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं हमने यहाँ पे धक्का करना, पीछे से पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या रोज़ पैसे खर्चने वहाँ पे अपनी पेट्रोल वेस्ट करने जाएँ, तो या जुडिशरी की तैयारी में लग जाएंगे। मेन बात ये, एडवोकेसी में टिकना 3 साल, मैं कहूँगी 3, सर मेरे से अग्री करेंगे, मैं भी 3 से 4 साल सर बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो, और ये इसके लिए अगर कोई रास्ता निकला जा सकता है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। चलिए, जब भी इलेक्शन होते हैं भारद्वाज साहब, हम बात करते हैं अपनी, हमने कभी ये चर्चा नहीं की कि जो पेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जाए। हमारे मैनिफेस्टो में एक कतई नहीं होता है। जो लिटिगेशन करते हैं, कोर्ट में आते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये भी नहीं हम लिखते। मैनिफेस्टो में हमारी अपनी ही चीज़ें होती हैं, हमें उस पर भी जो बेसिक
दिक्कत है? देखिए, यहाँ तक आपने हमारी जो अपनी बरादरी है जी, वो, fraternity, हाँ, जी। फ्रेटर्निटी जो है, जी। हमने, क्योंकि एसोसिएशन की ही ये इलेक्शन होती है, हम बाई एंड लार्ज ये कोशिश करते हैं कि जो वकीलों का वेलफेयर है वो हमारा पैरामाउंट रहना चाहिए जब भी इलेक्शन हो। जी। लेकिन साइमल्टेनियसली आप जब भी आप लोगों के मैनिफेस्टोस देखोगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हर कोई कैंडिडेट जो है वो करता है कि बार के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोर्ट प्रेमिसेस में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बात आकर के वहीं बैठ जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जो मैं आपको सही बात बताऊं, जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना था तो हम चीफ जस्टिस साहब के पास गए। इस पर तो कोई बिंदु रखा जा सकता है कि पेंडेंसी जो केसेस के वो कैसे खत्म की जाए। वो उसके लिए शायद आपके साथ पहले भी इस इशू पे कई बार डिस्कशन हो चुकी है। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप नंबर ऑफ जो जजेस है ना उसको बढ़ा दें। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, एक जज साहब को आप अगर 100 केस डेली दे दोगे या 150 केस दे दोगे तो वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप 15, 20, 25 केसों से ज़्यादा अगर एक बेंच के सामने लाओगे तो डिस्पोजल भी ठीक होगा, जज पे भी प्रेशर नहीं होगा। ये मेरी ज़ाती राय है कि जजेस का नंबर बढ़ा दीजिए। जब देश आज़ाद हुआ था, आबादी क्या थी और स्ट्रेंथ क्या था, आज क्या है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ जजेस जो है वो इंक्रीज नहीं हुए। प्रोपोर्शनेटली जो आबादी के हिसाब से, और डेवलपमेंट हर फील्ड में हो गई है, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो गया है। इकोनॉमिकली कंट्री ग्रो कर रहा है, साइंटिफिकली ग्रो कर रहा है। तो उस सूरत में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए और नए एवेन्यूज भी बनेंगे, नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सांबा लिए चलता हूँ। सांबा का कोर्ट का भी जिक्र आपने पादा जी ने किया था। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी, बिल्कुल। क्या बैटरीज आप वायर्स हैं आपके पास, इनसे जानिए कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, सांबा कोर्ट की क्या दिक्कतें हैं। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम वोकलान सांबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ तो इलेक्शन जम्मू में आ रही है जो बार एसोसिएशन की है, लेकिन उसी के साथ सांबा बार एसोसिएशन की बात करें तो क्या कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, खासतौर पर जो वोकलान्स के वेलफेयर को लेकर बात कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने बार एसोसिएशन सांबा को भी जो ऑनगोइंग इलेक्शन है हमारी जे&के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें इंक्लूड करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी यहाँ पे डिमांड्स हैं, अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ हमारे प्रेसिडेंट, हमारी चीज़ें हल हो जाती हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हाईकोर्ट लेवल पे चाहिए होती है, हमें वोकलान्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आज तक हमें, जब तक हमने अप्रोच किया है, हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, बिकॉज समटाइम इट हैपन्स कि मेंबरशिप की वजह से, ड्यूल मेंबरशिप की वजह से पेरिफेरी वार्ड मेंबर्स को उनकी अपनी इलेक्शन से बाहर थोड़ा सा किया जाता है। एंड हम जब यहाँ पे हाई कोर्ट में, जैसे हम यहाँ पे नियर बाय बार है जम्मू हाई कोर्ट के, एंड जब हमारी यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में जाती है या हाई कोर्ट के यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंबरशिप कभी कभी उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं इशू होता, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी वहाँ पे पहुंच नहीं पाती हैं, बिकॉज कि हमारी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या हमारी वहाँ पे मेंबरशिप नहीं है ऑन रिकॉर्ड। उस चीज की वजह से हमें क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कभी कभी। लेकिन हम इस बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी ये डिमांड करते हैं, एंड स्पेशली टू द गवर्नमेंट, कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एंड उस वजह से इतना होगा कि हमें जितना भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ द बार मेंबर्स वो होगा, एंड स्पेशली टू द यूथ मेंबर्स। हमारे यहाँ पे चैम्बर्स की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है अभी आज के टाइम पे। हमें यहाँ पे मेंबर्स ज्यादा हो रहे हैं एंड चैम्बर्स जो हैं वो बहुत कम है। हम रिक्वेस्ट करेंगे बाय योर मीडियम कि हमें इन एज सून एज पॉसिबल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चैम्बर्स को ऐड ऑन किया जाए, सो दैट जो हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स हैं वो अकोमोडेट हो पाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमारी जो पेरिफेरी बार एसोसिएशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी जो है वो अच्छे से एक हाई कोर्ट में भी हो। ऋषि, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सांबा के कोर्ट प्रीमिसेस की भी हालत हमने आपको बता दी। तो मैं हुनर जी से जानना चाहूंगा, हुनर जी, अगर आपको अपना मैनिफेस्टो बनाना सपोज, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। मैं चाहता था ये सवाल मेरे से पूछा जाए। इसके पीछे मैनिफेस्टो की बात है, जैसे मीनू जी ने बोला, अंडोत्रा जी ने बोला, सर ने भी बोला, बद्र साहब ने, कि मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी इलेक्शन होते हैं
जो कैंडिडेट चाहे वो ट्रेजरर से लेके प्रेसिडेंट तक, दे आर स्पेंडिंग लेविशली ओवर द इलेक्शंस। उनका इस मैनिफेस्टो पर चेक एंड बैलेंस नहीं है आपका इलेक्शन मैं का मैं business मैं है मैं ना वो। उसी के ऊपर आ रहा हूँ। क्या लेविशली, जब हम लेविशली स्पेंड कर रहे हैं तो क्या वो हम अपने लिए स्पेंड कर रहे हैं कि बार एसोसिएशन की भलाई के लिए स्पेंड कर रहे हैं? इसके ऊपर एक चेक करने की ज़रूरत है। क्या वो जो फंड्स या जो अमाउंट या मनी जो हम बार इलेक्शन लड़ने के लिए लगा रहे हैं, क्या वो वकीलों के वेलफेयर के लिए लगा सकते हैं? क्या वो अमाउंट हम बार एसोसिएशन में जमा नहीं करवा सकते? क्या वो जो बार की इलेक्शन जो कंट्रोल हमारी जो जाने वाली टीम है, एक ऐसा जाब्ता बनाया जाए कि वो फंड्स, जितने भी फंड्स हैं, एक तय अमाउंट तय की जाए, कितना फंड्स हम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इतना फंड्स आपको जमा करवाना है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना, वो फंड्स डिपॉजिट हो बार एसोसिएशन में, वो फंड्स यूटिलाइज हो वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। मैंने आज तक नहीं देखा लेविशली, आई विल नॉट नेम द फिगर, दे आर स्पेंडिंग लेविशली ओवर द इलेक्शंस। क्या इससे आप सीधा देखिए कि बार इलेक्शन हम लड़ते हैं, क्या अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं या वकीलों के वेलफेयर के लिए लड़ रहे हैं? सेकेंडली, जैसे सांबा बार एसोसिएशन ने बोला कि हम अपने आप को J&K जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हम अपने आप को पेरेंट बार एसोसिएशन मानते हैं जी। क्या हमने आज तक, मैं वर्दा साहब से भी ये सवाल पूछूंगा, क्या हमने आज तक, ये प्रेसिडेंट रहे हैं, अंडोता साहब भी सेक्रेटरी रहे हैं, क्या हमने आज तक कभी इस बारे में सोचा कि सब्सिडरी बार की रिप्रेजेंटेशन भी बार इलेक्शंस में हो? जी, ड्यूल मेंबरशिप के बेसिस पे हम उनके चलिए मैं बेसिस पे हम उनके बोर्ड कार्ड देते साहब से हैं। एक मिनट में ही आप जवाब दे दीजिएगा। वाकई में ये मैंने देखा है कि बहुत कॉस्टली होते हैं ये बार के इलेक्शन। मैंने देखा है, समझा है, और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। इस पे चेक कैसे लगाया जा सकता सर, ये किसी के कहने पे कोई आदमी नहीं रुकता है। जी। यहाँ बार में कमेटीज भी बनी है जी। कि कोई आदमी इस टाइप का एक्सपेंडिचर ना करे, पार्टीज ना दे। बहुत बार ऐसा हुआ है, जी। लेकिन वो भी चेक नहीं कर पाए हैं। ये बेसिकली वो वही कहते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रेन ही होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट हो उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो ज़्यादा पैसे खर्च ना करे। वो जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि आप प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको बोलिए कि प्रेसिडेंट साहब आप 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दोगे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार। ये एक अच्छी इनकी सजेशन है। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट की एटलीस्ट लड़ना चाहते हैं, मैं छोटी पोस्टों के लिए नहीं कहता। और दूसरी एक बात जो मीनू जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ हमारी बार में बेसिकली पहले क्या होता था कि एक सीट पे फीमेल मेंबर जो है उसको कई बार अनअपोज्ड भी अनअपोज्ड इलेक्ट करके डिक्लेयर कर देते थे। पिछली बार जब हम इलेक्ट हुए, मैं सुजीत जी हम इकट्ठे थे, तो हमारे साथ फीमेल मेंबर कोई नहीं थी। फिर हमने क्या किया कि एक मेंबर को कॉप्ट कर लिया कि आपको हम हर एक मीटिंग में अपने साथ रखा करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और एक फीमेल मेंबर के लिए पोस्ट रिजर्व ही हो जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो नेक्स्ट हमारी जनरल हाउस की मीटिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे ये रिजॉल्व हो जाए और एक सीट जो है रिजर्व हो जाए उनके लिए। अंडोत्रा जी, आपकी, जैसे मैंने उनसे पूछा वैसे आप कुछ जानना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो प्रेसिडेंट, अगर तो आपके मैनिफेस्टो का पहला बिंदु क्या? सर, जब मैंने जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ी थी जी, तो मैंने एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन खुद पे डाल दी थी। मैं किसी भी पार्टी नहीं करूँगा और किसी को मेंबर को उसमें नहीं बुलाऊंगा। और आप पता कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मैंने एक सिंगल बंदे, किसी भी मेंबर को मैंने किसी की चाय के कप पे भी नहीं बुलाया जी। लोगों ने विश्वास किया, फेथ किया और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टीज जो नहीं देते तो वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई भी लीडर पार्टी नहीं की। हमारे सेक्रेटरी साहब रहे हैं AP सिंह जी, उन्होंने भी कभी कोई किसी की पार्टी नहीं की। हमारे उसके साथ कई सारे उदाहरण हैं हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है आइसोलेशन में कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसने नहीं दी और वो बन गया। बहुत सारे नहीं दिए और बने। दूसरी बात, मैं मैनिफेस्टो की बात करता हूँ। मैं कहता हूं कि मैनिफेस्टो एक ही होना चाहिए। पहले दिन से जब आप बनते हैं तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आपने वेलफेयर करना है। सर, मैनिफेस्टो धरे के धरे रह जाते हैं। बात आपकी मंशा है कि आप उस चीज को किसी भी, क्योंकि आज कुछ बात आप कर रहे हैं, वो कल क्या पता आपके सामने कोई और बात सामने आ जाए।
हमारी जब टीम आई तो हमने ये सोचा, मैनिफेस्टोस थे और मैनिफेस्टोस पे काम भी किया, जो काम कर सकते थे किया, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी आ जाती हैं जहां आपको टेक ऑन हेड ऑन होके आपको उन पोजीशन के लेके बार एसोसिएशन के इंटरेस्ट को पैरामाउंट रख के अपने इंटरेस्ट को करके उसको हेड टू हेड आपको लड़ना पड़ता है। और हमने लड़ी है ये, और जब लड़ी है तो पर्सनल नुकसान भी होते हैं, तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। मैनिफेस्टो कोई नहीं होता, मैनिफेस्टो एक ही है कि आपको बार एसोसिएशन के हर मेंबर के वेलफेयर की बात करनी है। वो कभी भी किसी भी वक्त आधी रात को 2 बजे आपको अप्रोच कर सकता है मेंबर किसी बात को लेकर, और आपको उसकी मुश्किलात को हल करना है। बस यही आखिरी सवाल में मीनू से जानना चाहूँगा। मीनू जी, बार पर राजनीतिक प्रभाव ना हो, यानी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल में रेस्ट्रेन कर देना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होगा जब तक वो बार में सर्व कर रहा है। मुझे लगता है ये उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर पीरियड में ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मुझे लगता है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट्रेन कर देना चाहिए सर। आई थिंक दिस इज द ओनली वे जिससे ये थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है। चलिए भजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आए। हुनर जी आपका, वजीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लोथरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बार की इलेक्शन है और बार एक अहम रोल प्ले करती है। जिन्होंने ये देखा हुआ है बार के काम को, उनको पता होगा कि कितना अहम है। अगर बार इतनी अहम है तो उसके इलेक्शन भी बड़ी अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।